अभी हम कौन सा करें, तुम्हारा चैप्टर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, छोटा प्यारा सा ही चैप्टर है, इसमें तुम्हें 5 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। सबसे पहले अकाउंट्स रिकॉर्ड्स किसको मेंटेन करने, क्या मेंटेन करने, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स के नाम पे क्या बुक्स बनाओगे, ठीक है, कैसे रखोगे इन रिकॉर्ड्स को, ठीक है, नहीं रखा तो क्या होगा तुम्हारे साथ, एंड कब तक रखना है। कौन से 5 क्वेश्चन है, पहले बनाएगा ही कौन ये अकाउंट्स रिकॉर्ड्स, किसको मेंटेन करना है, फिर कौन से बुक्स मेंटेन करोगे, ठीक है, फिर उसके बाद किस तरह से बनाओगे इन्हें, इलेक्ट्रॉनिकली, मैन्युअली, किस तरह से, ठीक है, नहीं बनाया तो क्या, एंड कब तक इनको बनाकर रखना है, प्रिजर्व कब तक करोगे, रिटेन कब तक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आंसर बोलूं एकदम शॉर्ट में, किसको बुक्स मेंटेन करने हैं, अगर आप रजिस्टर्ड हो, अगर आप रजिस्टर्ड हो। 2 और लोग हैं जिनको हम बोलते हैं बुक्स मेंटेन करने, भले ही आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो भी, पता है कौन है, एक तो हमने रजिस्टर्ड इंसान को बोला है, दूसरा है ट्रांसपोर्टर, भले ही आप रजिस्टर्ड नहीं हो जीटीए बट अकाउंट्स मेंटेन करो, एंड तीसरा है OOWH, ओनर या ऑपरेटर ऑफ अ OGW सॉरी ऑफ अ गोडाउन या वेयरहाउस, OOGW, अगर आप ओनर या ऑपरेटर हो गोडाउन या वेयरहाउस के, इन 3 लोगों को क्या करना है, बुक्स मेंटेन करना है। कहां पर रखेंगे ये, अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, एंड जो एसोसिएटेड प्लेसेस ऑफ बिजनेस है ना वहां पर रख सकते हैं उनसे रिलेवेंट रिकॉर्ड्स, यहां तक ठीक है। अब जनरली ना सबको ये वाले 6 रिकॉर्ड्स तो मेंटेन करने ही है, ठीक है, एंड नीचे ना एडिशनल दिए हैं कि इन 6 के साथ, अब जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टर है तो सेंस बनेगा टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, बट अगर मैं मेरे शॉप से बेचती हूं तो मैं क्यों मेंटेन करूंगी ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, समझा। तो वैसे से एडिशनल वाले ना वो उस पर्टिकुलर इंसान के लिए स्पेसिफिक रिलेटेड है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ OGW, ओनर या ऑपरेटर ऑफ गोडाउन वेयरहाउस, उसके लिए इट मेक सेंस कि आप ना उस इंसान के डिटेल्स मेंटेन करो जिसके गुड्स आपके यहाँ पे, बट अगर मैं रिटेलर हूं तो मेरे लिए डज नॉट मेक सेंस, समझा। बट ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स है जो सबको ही मेंटेन करना है, तो देखो इवन ना इसमें तुम आंसर थोड़ा बीकॉम की तरह लिख के आने वाले एग्जाम में, डॉट डॉट नहीं याद रहेगा, तो समझो आंसर इसके बनाओगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो तो ना इनवर्ड सप्लाई के डिटेल्स रखना, क्या करना, इनवर्ड सप्लाई के डिटेल्स रखना, एक याद हो गया, ठीक है। अब जब सामान खरीद लिया तो क्या करोगे आगे, मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ठीक है। अब थर्ड, अब ये जब तुमने कर लिया तो अब तुम्हारे पास क्या हो गया होगा, स्टॉक बन गया होगा, स्टॉक ऑफ गुड्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, समझा। चौथा, अब तुम इस स्टॉक को बेचोगे तो आउटवर्ड सप्लाई के डिटेल्स रिकॉर्ड करना, ठीक है। फिर एक 5वां, जब खरीद के लाए थे तो ITC अवेल्ड के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, समझा। जब बेचा तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, एंड जब बीकॉम में सब आंसर्स खत्म हो जाते हैं, अदर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, हो गए क्या याद, ये सबको मेंटेन करना है। इनवर्ड सप्लाई लेके आए, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन किया, स्टॉक बन गया, बेच दिया, आउटवर्ड सप्लाई जब लाए थे, अगर चाहिए तो इसको साथ में याद करो, इनवर्ड के वहीं पे ITC अवेल्ड एंड आउटवर्ड के वहां पे आउटपुट, लास्ट अदर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यहां पर 6 है, मेरे साथ क्यों हुए, क्योंकि इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई उन्होंने एक ही पॉइंट में लिखा है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई, बाकी सारे पॉइंट्स मैच होते, देख लो, हो गए याद। तो तुम्हारा जनरली किसी का भी पूछेंगे ना, ये तो ऐसे है ना कि सबको मेंटेन करने हैं तो लिखिए आओ, फिर जिसके एडिशनल याद आए तो लिखो, क्लियर। अब देखो एडिशनल, अब एक याद रखना, पर्टिकुलर्स DVQ, जब भी गुड्स की बात आएगी हमेशा आगे DVQ लगाना, मैंने नोट्स में हर जगह पे नहीं लिखा है। DVQ क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी। गुड्स, अब डिस्क्रिप्शन क्या है गुड्स की, वुडन बेंच डिस्क्रिप्शन है, वैल्यू 5000 रुपीज, क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 15 बेंचेस, ऐसे DVQ समझा कैसे होता है गुड्स का। तो अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, वो ये 6 चीजें तो मेंटेन करेगा, साथ में RCM के रिकॉर्ड्स, ठीक है, कौन से सप्लाई मैंने रिवर्स चार्ज बेसिस पे लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है क्या, मैंने किसी से एडवांस लेके रखा है क्या, उस प्रीमाइस के एड्रेस जहां मेरे गुड्स स्टोर है, मतलब वो गोडाउन वेयर हाउस जहां मैंने गुड्स रखे हैं, ठीक है, एंड नेम ऑफ एड्रेस ऑफ सारे मेरे सप्लायर एंड रेसिपिएंट, मैंने किससे माल लिया, किसको बेचा, उनके डिटेल्स। तो रजिस्टर्ड इंसान क्या करेगा, रिवर्स चार्ज के डिटेल्स, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डिटेल्स, कोई एडवांस लिया है तो जहां पर गुड्स रखे हैं वो वेयर हाउस के डिटेल्स, एंड मैंने जिससे माल लिया सप्लायर की डिटेल्स, मैंने जिसको माल दिया रेसिपिएंट की डिटेल्स। तो इसमें से जितना आया याद लिख देना एग्जाम में, समझा, वर्ड टू वर्ड नहीं एक्सपेक्ट कर रहे तुमसे कोई, ठीक है। फिर अगर तुम्हारे गुड्स ना ऐसी किसी जगह पे मिल गए,
जो तुमने रिकॉर्ड्स में लिखा नहीं था कि मैंने वहां रखे, तो फिर पीओ बताएगा कि तुम्हें अब कितना टैक्स देना है, तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पा रहा है अकाउंट्स मेंटेन, पीओ बताएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कोई भी सप्लायर को ये मेंटेन करना है, बट अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दो ही ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो रेगुलर स्कीम वालों को करने हैं, कंपोजिशन वालों को नहीं करने हैं, समझा। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन बन सकता है, जनरली अभी दो ही पॉइंट्स है कि रेगुलर स्कीम में हो तो करना पड़ेगा, कंपोजिशन में हो तो नहीं करना है। एक है अकाउंट ऑफ स्टॉक, यानी कि क्या, ओपनिंग बैलेंस, रिसीट, सप्लाई, रिटर्न ऑफ, गिफ्टेड, फ्री, ये वो, एंड दूसरा इज डिटेल्स ऑफ टैक्स पेएबल। क्लियर है। सेकंड, एजेंट। एजेंट को क्या रखना है, सबसे पहले तो वो एजेंट बना कैसे, उसको एक ऑथराइजेशन दी होगी प्रिंसिपल ने कि मैं तुम्हें ऑथराइज कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो वो ऑथराइजेशन जो रिसीव हुई है उससे प्रिंसिपल से, उसको मेंटेन करेगा वो अपने बुक्स में, ठीक है। फिर सेकंड, मुझे प्रिंसिपल से कौन से गुड्स आए और मैंने कौन से बेच दिए, ठीक है। थर्ड, इस एजेंट के लिए क्या काम होगा, मैं वो अकाउंट भी रखूंगा जो मैं मेरे प्रिंसिपल को दे रहा हूँ ना मंथली, इतना बेचा, प्रिंसिपल को भी दे रहा हूँ, उसको संभाल के हमारे लिए भी रखो, जीएसटी वालों ने बोला। एंड चौथा, टैक्स के डिटेल्स। तो कौन से 4 डिटेल्स बोले, एक तो सबसे पहले तुम एजेंट बने कैसे, ऑथराइजेशन, एजेंट बनके तुमने क्या किया, गुड्स रिसीव किए, सप्लाई किए, इसके डिटेल्स, यही डिटेल्स जो अकाउंट्स प्रिंसिपल को दिए थे वो भी, एंड लास्ट में हमें मतलब ही किससे, टैक्स से, तो टैक्स के डिटेल्स, इजी। मैन्युफैक्चरर को क्या, जनरल बस बोला प्रोडक्शन अकाउंट्स, मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स, मैन्युफैक्चर कर रहे हो मतलब प्रोड्यूस कर रहे हो तो प्रोडक्शन अकाउंट मेंटेन करना। सर्विस प्रोवाइडर को हमने क्या बोला कि एक अकाउंट मेंटेन करना शोइंग क्वांटिटेटिव ऑफ गुड्स यूज। भाई अब मैं अगर टीचर हूं, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, मैं सर्विस दे रही हूं, बट ये सर्विस को देने के लिए आई एम यूजिंग गुड्स, जैसे कि आईपैड, तो आपने सर्विस देने में कौन से गुड्स यूज किए उसके डिटेल्स मेंटेन करना। सर्विस प्रोवाइडर को बस इतना बोला, ठीक है। अगर आप वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाले हो, मतलब क्या, आप दूसरों से गुड्स लेते हो, उस पर काम करते हो और वापस कर देते हो, है ना, तो क्या करोगे, डीबीक्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वही मेरे को कौन से गुड्स मिले थे जिसपे काम करना था, तो डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी उन गुड्स की, ठीक है। फिर मुझे उस बंदे ने पेमेंट किस तरह से की उसके डिटेल्स, ठीक है। एंड नेम ऑफ एड्रेस ऑफ सप्लायर, मुझे जिससे सामान मिला एंड जिसके बिहाफ पे मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रही हूँ, मतलब मेरा रेसिपिएंट जो है, तो मेरे सप्लायर के डिटेल्स, मेरे रेसिपिएंट के डिटेल्स, बात वही हो गई ना, इजी। फिर ट्रांसपोर्टर एंड OWH, मैंने H क्यों लिखा था, ये G होगा, ठीक है, वेयर हाउस एंड गोडाउन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर, भाई ये दो ऐसे लोग हैं ना, चाहे रजिस्टर्ड है या नहीं है, उन्हें मेंटेन करना है, इसके लिए वो क्या लेते हैं, यूनिक एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टर को क्या मेंटेन करना है, सारे गुड्स जो उसने स्टोर किए और ट्रांजिट किए हैं, साथ में कंसाइनर कंसाइनी के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लो। कॉमन सेंस वाली बात है यार, ट्रांसपोर्टर हो तो क्या करता हूँ, गुड्स, तो अच्छा गुड्स के डिटेल्स होने चाहिए, तो कौन से गुड्स रखे हुए हैं, कौन से रास्ते में है, एंड किसके लिए, किसके बिहाफ पे सब करो, कंसाइनर कंसाइनी, उनके डिटेल्स रख लो, सिंपल। फिर ये ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस गोडाउन, ये क्या करेगा, इसको सारे रखने हैं पर्टिकुलर्स ऑफ गुड्स जो इसके पास सामान है, तो कौन सा डिस्पैच कर दिया, कौन सा मूवमेंट में, मतलब रास्ते में ट्रक में ही है, कौन सा रिसीव हुआ है, कौन सा डिस्पोज हो गया, बेसिकली गुड्स से रिलेटेड जो कुछ भी पॉसिबल है, रिसीव होना, भेज देना, रास्ते में होना, वो सब मेंटेन करना है, इजी। तो एडिशनल में हम लोगों ने 6 लोग देखे। सबसे पहले हमने देखा रजिस्टर्ड पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन को क्या बोला था, आरसीएम के डिटेल्स कर लो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लो, एडवांसेस के कर लो, अपने सप्लायर और रेसिपिएंट के कर लो, ये सारी एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है। फिर सेकंड हमने देखा था एजेंट। एजेंट को हमने बोला था सबसे पहले तो तुम बने कैसे, ऑथराइजेशन बन के क्या किया, गुड्स रिसीव और सप्लाई उसके डिटेल्स, तुम अपने प्रिंसिपल को मंथली अकाउंट दे रहे थे वो रख लो। एंड चौथा जिससे हमें लेना देना, टैक्सेस पेड, उसके डिटेल्स, ठीक है। फिर तीसरा हमने देखा मैन्युफैक्चरर, उसको एक ही चीज बोली, मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स। फिर फोर्थ हमने बोला सर्विस प्रोवाइडर, उसको हमने बोला कि तुमने जो भी गुड्स यूज किए हैं उसके डिटेल्स रखो। पांचवा हमने किसको पकड़ा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाले को, उसको हमने क्या बोला, तुम्हें जो भी गुड्स आए हैं उसका डीवीक्यू, फिर तुमने जो भी तुम्हारा सप्लायर है उसका, और जिसके लिए तुम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके डिटेल्स, ठीक है। एंड तुम्हें किस तरीके से पेमेंट मिलते गया। एंड लास्ट हमने ट्रांसपोर्टर को क्या बोला कि तुम्हारे कौन से गुड्स रखे हुए हैं, कौन से ट्रांजिट में है, कंसाइनर कंसाइनी के डिटेल्स। एंड लास्ट में हमने गोडाउन वालों को क्या बोला कि तुम्हारे गुड्स में स्टॉक क्या है, तुम्हारे कितने स्टॉक्ड हैं, कितने ट्रांजिट में हैं, कितने डिस्पैच हो गए हैं, कितने तुम्हारे डिस्पोज हो गए हैं, ये सब कुछ मेंटेन कर लो। क्लियर है क्या? डन। 2 क्वेश्चन हो गए, किसको मेंटेन करने हैं, क्या क्या मेंटेन करने हैं। तीसरा कैसे मेंटेन करने हैं, आप मैन्युअली भी कर सकते हो या फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हो। अगर आप मैन्युअली कर रहे हो, आपके रिकॉर्ड शुड बी सीरियली नंबर्ड, मतलब 1 के बाद 3 नहीं आना चाहिए, बीच का 2 कहां गया, समझा? तो ये देखो, अगर कहां गया, हाँ ये देखो, अगर आप मैन्युअली कर रहे हो तो सीरियली नंबर्ड होने चाहिए। अब क्या बोला है, देखो अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा लैपटॉप पे रिकॉर्ड्स थे, मैंने मेरे भांजे को खेलने के लिए दिया था, उसने डिलीट कर दिया। आपके पास आपके रिकॉर्ड्स का बैकअप होना चाहिए,
ठीक है, तो मेंटेन प्रिजर्व करो। सेकंड, दे शुड बी ऑथेंटिकेटेड बाय डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटली आपके रिकॉर्ड साइंड होने चाहिए कि हाँ इस बंदे के पास ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड उसने चेक किया है। थर्ड, आपके रिकॉर्ड्स ऑन डिमांड आपको देने हैं, मतलब वो जीएसटी वाले आए तुम्हारे यहाँ चेक करने, तुम बोल रहे हो हाँ दिख रहे हैं कुछ रिकॉर्ड्स, देख लो, क्या देखोगे? उसने मांगा तो रिकॉर्ड्स दिखाने हैं उसको। अब तुमने क्या किया, फट से तुम गए चैट जीपीटी पे, तुमने वहां पे रिकॉर्ड्स डाले, बोला कन्वर्ट इनटू अरेबिक और दे दिया ऑफिसर को, चलेगा ऐसा? रीडेबल फॉर्मेट में प्रॉपरली देने पड़ेंगे, ठीक है। एंड फिर तुमने क्या कहा, अच्छा यार रीडेबल, चलो इंग्लिश में ही देता हूँ, पासवर्ड लगा दिया, पासवर्ड कॉन्फिडेंशियल नहीं बता सकता, ऐसा चलेगा? तुम्हें पासवर्ड डिटेल्स, एक्सप्लेनेशन, कोड्स, अगर कुछ भी तुमने अब तो कुछ तो कोडिंग करके रखी है, तुम गुड्स के आगे H01 H02 ऐसा लिख रहे हो, वो तुम्हें आके पूछेगा कि क्या मतलब है H02 क्या है, तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझा? कोई भी एंट्री इरेज या ओवरराइट नहीं होगी। अगर आपको चेंज करने हैं, इनकरेक्ट एंट्री हुआ है, सिर्फ क्लेरिकल नेचर का है, वो भी स्कोर्ड आउट अंडर अटेस्टेशन कर सकते हो। मतलब क्या, तुम्हें पता है कई बार तुम्हें फॉर्म में आईसीआई भी बोलते हैं कि अटेस्ट करवा के लाओ किसी सीए से। मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरी ये यश है, इसकी मार्कशीट थी, ठीक है, इसको एक पेपर में आए थे 39, इसने क्या किया, ब्लैक पेन लिया, चुपके से ऐसा कर दिया, समझा? और क्या किया, इसका प्रिंट ले लिया, जेरोक्स। अब जेरोक्स में तो नहीं समझेगा ना कि ओवरराइट किया हुआ है, तो बोलते हैं जब आप जेरोक्स कॉपी लगा रहे हो इसको अटेस्ट करके लगाओ। मतलब क्या ना कि अब हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं है कि जेरोक्स के साथ ओरिजिनल चेक करे, तो एक काम कर यश, एक सीए के पास जा, ठीक है, उसको ओरिजिनल दिखा, उसको जेरोक्स दिखा। अगर उस सीए को लगेगा कि दोनों मैच हो रहे हैं, क्योंकि अब ओवरराइटिंग ओरिजिनल वाले में तो समझ जाएगी, ठीक है, तो अगर सीए को लगेगा ना दोनों सेम है तो वो साइन करेगा। दिस इज कॉल्ड अटेस्टेशन, कि सीए ने बोल दिया कि हाँ ओरिजिनल और जेरोक्स सेम है, समझा? तो जब मेरी इनकरेक्ट एंट्री है एंड अगर मैंने उसको चेंज किया है तो वहां पे साइन होनी चाहिए कि कौन बंदा था जिसने वेरीफाई किया कि ये जो एंट्री है ये क्लेरिकल नेचर में, मतलब भूल चूक से ही हुई थी, तुम्हारा कुछ फ्रॉड का इंटेंट नहीं था, समझा? नेक्स्ट क्या बोला, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, एवरी एंट्री का लॉग, ऑडिट लॉग समझते तुम्हें, किसने एंट्री की, किसने उसको किस दिन किस टाइम पे चेंज किया, फिर उसके बाद वापस सेकंड टाइम चेंजेस हुए तो कुछ भी हुआ है, पूरा लॉग मेंटेन होना चाहिए, किसने क्या ऐड किया, किसने क्या डिलीट किया, किसने क्या चेंज किया इलेक्ट्रॉनिकली। मैन्युअली बोल दिया, एंड जब भी मांगे हैं आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, समझा? इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर सकते हो, फिजिकली किया तो क्या ध्यान रखोगे, सीरियली नंबर्ड होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकली किया तो बैकअप होना चाहिए, डिजिटल साइन होनी चाहिए, फिर रीडेबल फॉर्मेट होना चाहिए, एंड लास्ट में पासवर्ड वगैरह देना पड़ेगा। कोई भी एंट्री इरेज या ओवरराइट नहीं होगी। अगर क्लेरिकल नेचर के एंट्रीज चेंज करो तो अटेस्टेशन होनी चाहिए, फिर सारे लॉग मेंटेन होंगे, एंड लास्ट में देना ही पड़ेगा अगर मांगा। अगर आपने नहीं मेंटेन किए बुक्स तो पीओ अपने मन मर्जी से आपको बताएगा कि फिर आपको कितना टैक्स देना है, तो पीओ डिटरमाइन करेगा कि आपका कितना टैक्स पेएबल बनता है। क्लियर है? एंड कब तक रिटेन, मतलब कब तक ये बुक्स को संभाल के रखना है, युग तक रखोगे, 72 मंथ्स। कब से? ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, एक्चुअल नहीं बोला है। तो मेरा ये साल कौन सा चल रहा है, 25 26, अब तो चेंज हो गया, ठीक है। 25 26 के बुक्स मैं कब तक रखूं, 25 26 की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, December 26। देखो एक्चुअल रिटर्न की डेट नहीं बोली है, ड्यू डेट बोली है, तो भले ही तुमने कभी भी भरा एक्चुअल रिटर्न फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 31 दिसंबर, यहां से 72 मंथ्स मतलब 6 साल, तो 27 28 29 30 31 32, तो 31 दिसंबर 32 तक आपके बुक संभाल के रखने हैं, ठीक है। इसमें एक ट्विस्ट है, अगर मेरे अगेंस्ट कोई अपील चल रही है, तो उस केस में ना डिपेंड करता है विचएवर इज अर्लियर वाला, सॉरी विचएवर इज लेटर होता है। तो एक तो आपका ये 72 मंथ्स वाला लॉजिक, ठीक है, कि नॉर्मली इतना करना ही है, बट व्हाट इफ मेरे अगेंस्ट ना एक अपील चल रही थी जिसका ना डिसीजन आया, लेट मी से 30 सितंबर 32 को, समझा? मेरे अगेंस्ट कुछ केस हुआ, उसमें डिसीजन आया 30 सितंबर, अब वो किसके फेवर में आया फर्क नहीं पड़ता है, भले ही मेरे फेवर में आया तो भी डिसीजन आया 30 सितंबर 32, तो मेरा एक डेट तो ये था 31 दिसंबर 2032 वाला 72 मंथ से, या फिर 1 ईयर फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सच अपील, तो 39 33 विचएवर इज लेटर। तो कब तक रखोगे बुक्स, 39 33 तक। तो अगर अपील चल रही है तो उस केस में 72 मंथ्स वाला, या अपील से 1 साल, जो भी बाद में फॉल कर रहे हैं। अगर मेरी अपील चलती और उसका डिसीजन आता 30 नवंबर 28 को, तो फिर मैं कब तक मेंटेन करती,
32 था 32 था 31 12 31 12 क्योंकि यहाँ पे एक साल कब होता 30 11 29 एंड इन दोनों में विच एवर इज लेटर। समझा क्या? तो 5 क्वेश्चन एकदम इजी। पहला कौन मेंटेन करेगा? 3 लोग, रजिस्टर्ड पर्सन, ट्रांसपोर्टर एंड OGW। फिर उसके बाद सेकंड क्या क्या मेंटेन करना है, तो हमने एक जनरल वाले तो कौन से देखे 6-7 याद है? इनवर्ड, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर, स्टॉक, आउटवर्ड, ITC आउटवर्ड के। बाकी फिर हमने 6 लोग कौन से देखे थे एक्स्ट्रा के लिए भी? रजिस्टर्ड पर्सन, एजेंट, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाला, ट्रांसपोर्टर एंड OGW। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या था? कैसे मेंटेन करनी है? मैन्युअली भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हो। फोर्थ अगर नहीं किया तो क्या होगा? PO will determine your tax liability। and last question retention। जनरली कब तक करना है? 72 months from the due date of furnishing of annual return। बट अगर केस चल रहा है तो 72 months वाला और 1 year from disposal of appeal whichever is later। this was all about your accounts and records। कोई शक सवाल? समझा? पक्का?